हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के बायोलॉजी का थर्ड लेसन जिसका नाम है परिवहन। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि परिवहन किसे कहते हैं। तो उत्तर देखेंगे, समस्त उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से बाहर निकालकर उन स्थानों तक पहुंचाना जहां से वे शरीर के बाहर निकाल दिए जाएं, पदार्थों का परिवहन कहलाता है। और सबसे खास बात यह है कि पदार्थों के परिवहन की व्यवस्था सभी जीवों में रहती है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, वहन किसे कहते हैं। आंसर है, पौधों के एक भाग से दूसरे भागों तक जल और खनिज लवणों का परिवहन वहन कहलाता है। थर्ड क्वेश्चन है, परिवहन तंत्र किसे कहते हैं। उत्तर है, जीवों के शरीर में पदार्थों का परिवहन या स्थानांतरण के लिए विकसित तंत्र को परिवहन तंत्र कहते हैं। इसके बाद है, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। पौधों के उत्तर है इसका, पौधों के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसके बाद संवहन ऊतक किसे कहते हैं। आंसर है इसका, जटिल कोशिकीय पौधों में जल तथा खाद्य पदार्थों के परिवहन के लिए विशिष्ट ऊतक पाए जाते हैं, जिन्हें संवहन ऊतक कहते हैं। यदि संवहन ऊतक को अलग तरीका से डेफिनेट करना चाहेंगे तो अर्थात में दिया गया है, क्या है, तो जाइलम तथा फ्लोएम को संवहन ऊतक कहते हैं। ये भी एक आंसर है। एक क्वेश्चन यहाँ अलग से तैयार हो रहा है कि संवहन ऊतक को कितने भागों में बांटा गया है। संवहन ऊतक को कितने भागों में बांटा गया है, तो आंसर आप लोग लिख सकते हैं कि संवहन ऊतक को 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट जाइलम ऊतक, सेकेंड फ्लोएम ऊतक। इसके बाद है कि जाइलम ऊतक किसे कहते हैं। उत्तर है, जाइलम ऊतक द्वारा जल तथा खनिज लवणों का परिवहन जड़ से पत्तियों तक होता है, पौधों के पत्तियों तक होता है। जाइलम ऊतक लाल रंग का होता है, जाइलम ऊतक लाल रंग का होता है तथा इसमें हीमोग्लोबिन होता है। इसके बाद है, फ्लोएम ऊतक किसे कहते हैं। उत्तर है, फ्लोएम ऊतक द्वारा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, जब सूर्य का प्रकाश रहता है तब, तो फ्लोएम ऊतक द्वारा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्लोरोफिल का परिवहन पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक होता है या पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में होता है। तो इसके बाद क्वेश्चन आ रहा है कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करें। जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करें, तो आंसर आप लोग लिखेंगे कि जाइलम और फ्लोएम में निम्नलिखित अंतर है। फर्स्ट, जाइलम में जल एवं खनिज पदार्थों का परिवहन जड़ से पौधों के शीर्ष भाग तक होता है, जबकि फ्लोएम में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल का परिवहन पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक होता है। सेकेंड अंतर है, जाइलम लाल रंग का होता है जबकि फ्लोएम रंगहीन या हल्के पीले रंग का होता है। इसके बाद थर्ड अंतर है, जाइलम में हीमोग्लोबिन होता है जबकि फ्लोएम में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। उसके बाद 4 नंबर इसका अंतर है, जाइलम में लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं तथा रक्त पट्टिकाणु, जिसको प्लेटलेट्स कहते हैं, होती हैं। तो जाइलम में ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों होती है, जबकि फ्लोएम में कोई कणिकाएं नहीं होती है। इसके बाद है 5 नंबर अंतर, जाइलम
हृदय से अंगों तक बहता है और वापस आता है, जबकि फ्लोएम एक ही दिशा में बहता है, अर्थात ऊतकों से हृदय की ओर। एक और अंतर दे दिया गया है, जाइलम मृत ऊतक होते हैं तथा जीवित भी हो सकते हैं, जबकि फ्लोएम जीवित ऊतक होते हैं। सेकेंड पेज है, स्थानांतरण क्या है? स्थानांतरण क्या है? उत्तर है इसका यहाँ, पौधों में जल, खनिज लवण और खाद्य पदार्थों के बहुत ऊंचाई तक संचरण को ही स्थानांतरण कहते हैं। पौधों में क्या क्या? तो जल, खनिज लवण तथा खाद्य पदार्थों को बहुत ऊंचाई तक संचरण को ही स्थानांतरण कहते हैं। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, लसिका क्या है? उत्तर इसका यहाँ है, ऊतकों के अंततः कोशिकीय अवकोशों में पाया जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाओं से बना रंगहीन तरल पदार्थ क्या कहलाता है? लसिका कहलाता है। यदि लसिका को अलग तरीका से डेफिनेट करना चाहेंगे तो अर्थात में यहाँ दिया गया है, लसिका एक तरल संयोजी ऊतक है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं एवं प्लेटलेट्स नहीं होते हैं। इसमें केवल श्वेत रक्त कणिकाएं तैरते रहते हैं। यह रंगहीन तरल पदार्थ है। तो लसिका को दो तरीका से आप लोग डेफिनेट कर सकते हैं, अर्थात में भी ये इसका एक डेफिनेशन है। इसके बाद आ रहा है कि रक्तदाब किसे कहते हैं? इसे किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? ब्लड प्रेशर। तो रक्तदाब किसे कहते हैं? इसे किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? उत्तर है, रक्त वाहिकाओं की दीवारों के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। जैसे कि नस है, जिसको नब्ज बोला जाता है, तो नस जो है वही यहाँ दिया गया कि रक्त वाहिकाओं की, जिसमें रक्त बहता है, उसी वाहिकाओं की दीवारों के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। रक्तदाब को कौन चीज़ के द्वारा मापा जाता है? तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि रक्तदाब को एस्फाइग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। तो ब्लड प्रेशर जो होता है दो प्रकार से होता है, एक होता है लो ब्लड प्रेशर, एक होता है हाई ब्लड प्रेशर। ये दोनों जो होता है रक्त वाहिकाओं के विरोध, दीवारों के विरुद्ध ही दाब लगाता है। तो डेफिनेशन रक्तदाब का इतना ही दीजिएगा आप लोग, जो नोट किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन है, पदार्थों के स्थानांतरण की आवश्यकता क्यों होती है? पदार्थों के स्थानांतरण की आवश्यकता क्यों होती है? उत्तर है, शरीर के विभिन्न भागों में पदार्थों को पहुंचाने की क्रिया को परिसंचरण या स्थानांतरण कहते हैं। यह निम्न कारणों से आवश्यक है। कौन कौन कारण से आवश्यक है? फर्स्ट दिया गया है, भोजन, जल, ऑक्सीकरण और अन्य आवश्यक पदार्थ विभिन्न तंत्रों को पहुंचाए जाते हैं। जैसे कि फिर से देख लेंगे इसको, भोजन, जल, ऑक्सीकरण और अन्य आवश्यक पदार्थ विभिन्न तंत्रों को पहुंचाए जाते हैं पौधों में। इसके बाद है, और शरीर में भी पहुंचाया जाता है। इसके बाद सेकंड है, यह शरीर की कोशिकाओं द्वारा बनाए गए उत्सर्जी पदार्थों को उत्सर्जन अंग तक पहुंचाए जाते हैं, जहां से वे शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। थर्ड है, शरीर के तापक्रम को स्थिर रखा जाता है। किसके द्वारा? इस स्थानांतरण ही है, और स्थानांतरण के द्वारा ही, और पदार्थ के स्थानांतरण की आवश्यकता इसीलिए आवश्यक है, इन 3 कारणों से। और यहाँ भी दे दिया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि पादपों में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? पादपों में
भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? उत्तर है पादपों में भोजन का स्थानांतरण जाइलम तथा फ्लोएम ऊतकों के द्वारा होता है। तो ये खास पॉइंट है कि पादपों में भोजन का स्थानांतरण जाइलम तथा फ्लोएम ऊतकों के द्वारा होता है। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है पादपों में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है? उत्तर है पादपों में जल और खनिज लवण का वहन जाइलम ऊतक द्वारा होता है। किसके द्वारा? जाइलम ऊतक द्वारा होता है। जैसे कि शुरू में भी बताया गया कि जाइलम ऊतक जो क्या करता है, जल और खनिज लवण का वहन करता है जड़ से पौधों के अन्य भागों तक। तो वही यहाँ क्वेश्चन दे रहा था कि पादपों में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है? तो उत्तर है पादपों में जल और खनिज लवण का वहन जाइलम ऊतक द्वारा होता है। जाइलम ऊतक जमीन से मृदा के कणों के बीच उपस्थित जल और खनिज लवणों को खींचकर पौधों के जड़ से उनके शीर्ष भागों तक पहुंचाता है। इसके बाद है सीरा और धमनी में अंतर स्पष्ट करें। ये भी खास क्वेश्चन है। तो आप लोग लिखेंगे उत्तर सीरा और धमनी में निम्नलिखित अंतर है। तो अंतर नंबर 1 दिया गया है सीरा में अशुद्ध रक्त बहता है। सीरा में कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध, जबकि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है सीरा रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय में ले जाता है। क्या करता है सीरा? रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय में ले जाता है, जबकि धमनी रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है। उसके बाद थर्ड अंतर है सीरा की दीवार धमनी की अपेक्षा पतली होती है, जबकि धमनी की दीवार मोटी एवं लचीली होती है। उसके बाद 4 नंबर अंतर है सीरा में हृदय की ओर खुलने वाले कपाट लगे रहते हैं। सीरा जो होता है उसमें हृदय की ओर खुलने वाले कपाट लगे रहते हैं, जबकि धमनी कपाटहीन होती है, यानी कि इसमें कोई कपाट नहीं लगी होती है। इसके बाद 5 नंबर अंतर है फुफ्फुस सीरा में शुद्ध रक्त बहती है। फुफ्फुस सीरा में शुद्ध रक्त बहती है, जबकि फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहती है। यहाँ फुफ्फुस सीरा का बात किया जा रहा है। फुफ्फुस सीरा में शुद्ध रक्त बहती है, जबकि फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहती है। यहाँ से इसको कंपेरिजन मत कर लीजिएगा, यहाँ फुफ्फुस सीरा है, फुफ्फुस धमनी है। इसके बाद नेक्स्ट पेज आ रहा है, इसमें क्वेश्चन है 16 नंबर मूलरोम की कोशिकाओं में जल कैसे पहुंचता है? तो उत्तर दिया गया है मूलरोम की कोशिकाओं में जल विसरण क्रिया द्वारा पहुंचता है। किस क्रिया द्वारा पहुंचता है? तो विसरण क्रिया द्वारा पहुंचता है। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य के रक्त या रुधिर की संरचना का वर्णन करें। ये बहुत ही खास क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा आप लोग विशेष ध्यान देंगे। मनुष्य के रक्त या रुधिर की संरचना का वर्णन करना है। तो रक्त या रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है, इस पर ध्यान देंगे। रक्त या रुधिर कैसा ऊतक है? तो तरल संयोजी ऊतक है, जिसे संवहन ऊतक भी कहा जाता है। अब अंतर कोशिकीय पदार्थ किसका? तो रक्त का। मनुष्य का जो रक्त या रुधिर है इसका अंतर कोशिकीय पदार्थ तरल होता है। इसमें कोशिकाएं बिखरी रहती है, इसलिए इन्हें तरल ऊतक कहते हैं। रक्त या रुधिर के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। रक्त या रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। इसमें रुधिर कणिकाएं तैरती रहती है। तो यहाँ अलग से एक हम लोग क्वेश्चन जानेंगे खास तौर पे, विशेष तौर पे, कि प्लाज्मा है क्या? प्लाज्मा क्या है? इस क्वेश्चन को हम लोग अलग से जान रहे हैं, यहाँ पॉइंट अलग दे करके दिया गया है। तो प्लाज्मा है क्या? तो प्लाज्मा लिखकर यहाँ एरो का चिन्ह आप लोग दे सकते हैं फेयर में। यह हल्के पीले रंग का होता है। प्लाज्मा कैसा होता है? यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है, जो आयतन के हिसाब से पूरे रक्त में 55 से 60% होता है।
आयतन के हिसाब से पूरे रक्त में कितना होता है, तो 55 से 60% होता है। तथा शेष रुधिर कणिकाएं होती है कितना, तो 55 से 60% ये प्लाज्मा हो गया। तो शेष जो बच रहा है आप लोग समझ ही रहे हैं कितना बचता होगा, 40 से 45%। तो 40 से 45% क्या होता है, तो रुधिर कणिकाएं होती है। अब देखिए इसमें प्लाज्मा में 90% जल होता है, प्लाज्मा में 90% जल होता है, केवल प्लाज्मा का बात किया जा रहा है। तो 90% में अब देखिए शेष 90% जल को छाट दीजिए, 10% शेष बच रहा है। तो उस 10% में 7% प्रोटीन, 0.9% अकार्बनिक लवण, 0.18% ग्लूकोज, 0.5% वसा तथा शेष कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये प्लाज्मा थोड़ा खास क्वेश्चन है, इस पर आप लोग इसको अच्छा से पढ़ेंगे, अच्छे से इसको देखेंगे। इसके बाद है रक्त या रुधिर कोशिकाएं कहिए या कणिकाएं कहिए। तो इसका डेफिनेशन के तौर पे यहाँ दिया गया है, आयतन के हिसाब से यह कुल रक्त में करीब 40 से 45% भाग होता है। स्त्रियों में इसकी संख्या कम तथा पुरुषों में इसकी संख्या अधिक होती है। किसकी, रक्त या रुधिर कणिकाओं की। तो यह 3 प्रकार की होती है, कौन, तो रुधिर कणिकाएं कहिए या रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की। कौन कौन, फर्स्ट है लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं तथा प्लेटलेटस। प्लेटलेटस को रक्त पट्टिकाणु भी कहते हैं, इसको आरबीसी, इसको डब्ल्यूबीसी, इसको प्लेटलेटस कहते हैं। रेड ब्लड सिंड्रोम सेल्स भी, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेटस। तो यहाँ जो है आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं क्या है, तो इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक लौहयुक्त हीमोग्लोबिन पाया जाता है। किसमें, लाल रक्त कणिकाओं में। तो इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक लौहयुक्त हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है, तो लाल या गुलाबी होता है। अधिक लाल प्रचलित है, लाल लोग कह देते हैं, गुलाबी भी माना जाता है। किसके कारण, तो हीमोग्लोबिन के। एक खास क्वेश्चन यहाँ आ रहा है कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो आप लोग कहेंगे हीमोग्लोबिन के कारण। तो यही दिया गया है, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है, लाल या गुलाबी होता है। मनुष्य प्रतिदिन लगभग 30 लाख लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है। मनुष्य प्रतिदिन लगभग 30 लाख लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है और इतना ही नष्ट भी होते रहता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है श्वेत रक्त कणिकाएं, यहाँ से रहेगा श्वेत रक्त कणिकाएं क्या है। तो यहाँ डेफिनेशन देखेंगे इसका, यह अनियंत्रित आकार की न्यूक्लियस युक्त कोशिकाएं हैं। यह अनियंत्रित आकार की न्यूक्लियस युक्त कोशिकाएं हैं। यह रंगहीन कोशिकाएं हैं। इसकी संख्या लाल रक्त कणिकाओं या कोशिकाओं से कम होती है। श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे शरीर की सुरक्षा प्रहरी का कार्य करती है। यह क्या करती है, हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करती है। यह अलग अलग रोगाणुओं से लड़ने के लिए क्या करती है, अलग अलग प्रकार के एंटीबॉडी बनाकर रासायनिक युद्ध करते हैं, है ना। अलग अलग रोगाणुओं से, अलग अलग रोगों से लड़ने के लिए अलग अलग प्रकार के एंटीबॉडी शरीर में बना करके ये क्या करते हैं, तो रासायनिक युद्ध करते हैं तथा हमारे शरीर को रोगाणुओं से रक्षा करते हैं। इसके बाद यहाँ आ रहा है थर्ड, प्लेटलेटस। प्लेटलेटस क्या है, तो इसका डेफिनेशन यहाँ दिया गया है। यहाँ यह अनियंत्रित आकार की कोशिकाएं हैं। प्लेटलेटस क्या है, यह भी अनियंत्रित आकार की कोशिकाएं हैं। इसकी संख्या प्रति घन मिलीमीटर 1.5 से 3 लाख तक होती है।
1.5 से 1.5 लाख से 3 लाख तक होती है। इसे बीमाणु या थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। प्लेटलेट्स को याद रखिएगा कि बीमाणु और थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। यह रक्त को थक्का बनने में सहायता करते हैं। कौन? तो प्लेटलेट्स। रक्त को, एक क्वेश्चन आ रहा है कि रक्त को थक्का बनने में सहायक होता है। ऑप्शन बहुत सारा रहेगा, उसमें प्लेटलेट्स रहेगा। बहुत सारा क्या, ये RBC WBC प्लेटलेट्स इनमें से कोई नहीं, तो प्लेटलेट्स पर टिक लगा देना है। उसके बाद क्वेश्चन आ रहा है कि श्वेत रुधिर कणिकाओं को मानव शरीर का सैनिक क्यों कहा जाता है। ये जो WBC है, इसको मानव शरीर का सैनिक क्यों कहा जाता है। तो आप लोग श्वेत रक्त कणिकाओं का डेफिनेशन पर ध्यान देंगे तो इसका आंसर आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो बता दिया जा रहा है, नोट भी किया गया। WBC को मानव शरीर का सैनिक क्यों कहा जाता है। तो श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे शरीर की सुरक्षा प्रहरी का कार्य करती है। ये तो आप लोग जानते हैं। यह अलग अलग रोगाणुओं से लड़ने के लिए अलग अलग प्रकार की एंटीबॉडी बनाकर कैसा युद्ध करती है। तो रासायनिक युद्ध करते हैं। यह हमारे शरीर को रोगाणुओं से रक्षा करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है। इसके बाद है 19 नंबर क्वेश्चन कि लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन वाहक है कैसे। जैसे कि लाल रक्त कोशिकाएं जो है ऑक्सीजन का वाहक है कैसे, ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है। तो उत्तर देखिएगा इसका, लाल रक्त कोशिका में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसी के कारण इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। हीमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता ऑक्सीजन के 4 अणुओं के संयोजन से होती है। इसी गुण के कारण इसे ऑक्सीजन वाहक कहते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं शरीर में श्वसन के द्वारा लिए गए ऑक्सीजन से संयोग कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। जैसे कि ये जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन शरीर में बनाता है। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि लाल रक्त कोशिकाएं तथा श्वेत रक्त कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट करें। RBC और WBC में यहाँ डिफरेंस बताना है। तो लिखना है कि लाल रक्त कोशिकाएं और श्वेत रक्त कोशिकाओं में निम्नलिखित अंतर है। फर्स्ट, लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या अधिक होती है। लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या अधिक होती है, जबकि श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या कम होती है। सेकेंड अंतर, लाल रक्त कोशिकाएं इसमें लाल रक्त कोशिकाओं में लाल रक्त कोशिकाएं जो है एंटीबॉडी नहीं बनाती है। सेकेंड है अंतर, लाल रक्त कोशिकाएं एंटीबॉडी नहीं बनाती है, जबकि श्वेत रक्त कोशिकाएं एंटीबॉडी बनाकर क्या करती है, रोगाणुओं से रासायनिक युद्ध करती है। इसके बाद है लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन का परिवहन करती है, जबकि श्वेत रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर में सुरक्षा प्रहरी का कार्य करती है। इसके बाद है लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जबकि श्वेत रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें 21 नंबर नोट किया गया है कि रक्त के द्विगुण परिवहन का क्या अर्थ है। रक्त के द्विगुण परिवहन का क्या अर्थ है। उत्तर दिया गया है कि परिवहन को एक चक्र पूरा करने में रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है। परिवहन को एक चक्र पूरा करने में रक्त हृदय से कितना बार गुजरता है, 2 बार गुजरता है। इस प्रकार रक्त का परिवहन द्विगुण परिवहन कहलाता है।